तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं इंडियन इको का चैप्टर 1 करा रहा हूं 4 नंबर का, जो हम वन शॉट में बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो बिल्कुल यहीं पर बंधे रहना है, जिसमें मैं एमसीक्यू मेन मेन बातें आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे आपको क्वेश्चन को करना है या क्या क्या आपको पढ़ना है। तो ये वन शॉट वीडियो है जिसके तहत मैं आपको सब करा दूंगा चैप्टर 1 का। ऐसे ही हमारे चैप्टर करेंगे, हर दिन लाइव का मैं एक सेशन रखूंगा जिसमें आपको पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चैप्टर 1 करा रहा हूं, और चैप्टर 1 है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका मतलब होता है कि आजादी से, बोल सकते हैं आजादी से एक शाम पहले कैसा इंडिया, अंग्रेज इंडिया को दे के गए थे, मतलब कैसा छोड़ के गए थे। क्या वो डेवलप था, क्या वो अनडेवलप था, क्या था, यानी वो सब हमें पढ़ना है। क्या चीज अच्छी हुई, क्या चीज बुरी हुई, क्या उन्होंने किया, कैसे किया, ये इसमें एक सवाल बनता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों, जो हमें पढ़ना है। इसी के अंदर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वाई स्टडी द इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस। आजादी से पहले कि हमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्यों जानना चाहिए। देखिए, इंडियन इकोनॉमी मतलब हमारी बुक है जिसके अंदर पहले 3 चैप्टर आपस में इंटरकनेक्ट है। क्या इंटरकनेक्ट है कि पहले इंडिया आजाद हुआ तो कैसा देश था, फिर 50 से 90s कैसा हमारा देश था, और 90s के बाद इंडिया ने अपने देश में एलपीजी ने तो कैसा था। उसके बाद जनरल टॉक्स होती है कि यार ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, एनवायरमेंट कैसे बचा है। तो पहले 3 तो इंटरकनेक्ट है। जब भी ये चैप्टर पढ़ो तो सीक्वेंस में ही पढ़ने पड़ेंगे, और आता है 12 नंबर का है, चाहे क्वेश्चन आंसर आए चाहे एमसीक्यू आए, ठीक है। तो इसलिए बात देना। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में हमें क्यों पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर के अंदर क्यों, ऐसा क्यों जरूरी कि ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो पहला है कि हमें अंडरस्टैंड करना है टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक पॉलिसी, कि अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी आजादी से पहले जिससे इंडिया की इतनी बुरी हालत हो गई, जिससे आज भी हम ग्रस्त हैं। मतलब आज हम डेवलपिंग हो रहे हैं पर गरीबी बताई जाती है अंग्रेजों की वजह से ही है। तो हमें जाननी वो पॉलिसी जो अंग्रेजों ने अपनाई है। अगला, प्रोवाइडिंग इनसाइट इनटू डिफरेंट फेज, कैसे कैसे उन्होंने डेवलपमेंट हमें किया, या हम किस तरीके डेवलपमेंट नहीं कर पाए, तो उसके बारे में एक स्टोरी हमें पढ़नी है। तो यानी आपसे पूछा गया एक सवाल, वैसे पेपर में नहीं आएगा, मैं तो जनरली एक क्वेश्चन डाला है कि आपसे एक सवाल पूछा गया है कि अंग्रेजों के बारे में, मतलब अंग्रेज जब इंडिया छोड़ के गए तो उनके बारे में अगर हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है। तो पहला हमें जानना है कि उन्होंने हमारे साथ कौन सी पॉलिसीज ऐसे लगाई, क्योंकि पॉलिसीज से ही हमें भाई उन्होंने लूटा है, ये बात समझ लेना। ऐसे नहीं आए गोली चलाई और ये कर दिया, ऐसा होता तो लुटेरे होते, वो भाग जाते। 200 साल राज किया है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में कि कितनी सेंचुरी राज किया, तो लिखते रहना। तो वो 200 साल है, यानी 2 सेंचुरी, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं ऐसे करीब। 1869 में इनका उदय माना जाता है, यानी अराइवल माना जाता है। सॉरी 1869 कह रहा हूं गलत, क्या नाम 1760 क्या नाम 47 59 के अराउंड। तो वहां पर बताया जाता है कि बैटल ऑफ प्लासे, कलकत्ता के दीवान के साथ लड़ाई हुई, और उसके बाद ये आते तो व्यापार करने थे, उसके बाद इन्होंने अपने आप को 200 साल तक हमें यार अपने साथ बांधे रखा। तो वो एकदम अचानक नहीं होता, वो पॉलिसीज के द्वारा होता है। तो इस बातों पे आपको ध्यान देना है। अगला है कि अंग्रेजों ने ऐसी कौन सी पॉलिसी अपनाई, सेकंड क्वेश्चन, और उसका क्या इंपैक्ट हम पे पड़ा। कौन सी पॉलिसी अपनाई, तो देखना मैंने क्या इसमें लिखा है कि पॉलिसी जो फेवर करती थी ब्रिटिशर्स को, ना कि इंडिया को। मतलब ऐसी पॉलिसी अपनाई कि इंडिया वाले तुम भाड़ में जाओ, मतलब तुम, हम कुछ भी कर रहे हैं ना अपने लिए कर रहे हैं, बात खत्म होती है, क्लियर है। ओवर इंडियन डेवलपमेंट, यानी इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर उन्होंने अपने आप को रखा है। ये कहना चाहती है लाइन कि अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसमें वो ऊपर रहेंगे और हमारा कोई डेवलपमेंट, मतलब जो भी करेंगे वो अपने मतलब के लिए करेंगे। तो क्वेश्चन ये मेन है, इसकी आप बात करें ना करें, मैं पहले कह रहा हूं, मैं तो वैसे चैप्टर डाल दिया है। इंडिया को उन्होंने बदल दिया एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया को किस में चेंज कर दिया, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल देंगे और हम उनके लिए एक मार्केट बनेंगे, यानी हम फाइनल गुड नहीं बनाएंगे। तो कोई पूछे अंग्रेजों ने मतलब इंडिया में आए तो कौन सी पॉलिसी अपनाई, तो वो पॉलिसी जिसमें उन्होंने अपने आप को ऊपर रखा और हमको अपने नीचे, मतलब इन द सेंस कि वो चाहते थे कि हम मत नहीं बढ़े, वो ही बढ़े, क्लियर। दूसरी बात ये आती है कि अंग्रेजों ने इंडिया को एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बनाया, हमें जो है मार्केट नहीं बनने दिया। मतलब उन्होंने बोला यार तुम नहीं बनाओगे, हम तुम्हारे देश से रॉ मटेरियल लेंगे, अपने देश लाएंगे, वहां फाइनल गुड बनाएंगे, तुम नहीं करोगे। तो अंग्रेजों ने कुल मिला के यही चाहते थे, और इसी वजह से वो बहुत पैसा भी कमाया उन्होंने। वो आगे आगे हम देखते चलेंगे। इसके बाद आता है कि किसी भी देश की ना 3 चीज मजबूत होती है, हम तीनों पहले 3 चैप्टर में यही पढ़ेंगे। एक होता है एग्रीकल्चर, एक होता है इंडस्ट्री, और एक होता है ट्रेड। तो सेकंड चैप्टर में ऐसा पढ़ना है कि हमें कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया, और थर्ड चैप्टर में हमें पढ़ना है इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ट्रेड को हमने कैसे उससे और डेवलप किया। हमें पहले चैप्टर में पढ़ना है कि अंग्रेजों ने इंडिया की एग्रीकल्चर ट्रेड और इंडस्ट्री को कैसे बर्बाद किया। तो ये समझने कि मतलब कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं। तो अब हमें पढ़ना है कि एग्रीकल्चर की क्या हालत थी ब्रिटिशर्स
के टाइम में। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए एग्रीकल्चर की क्या हालत थी, और इसमें से ना दो क्वेश्चन बड़े फेवरेट बनते हैं, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये निकाल लेना, मेरी बुक में है, आपको पता ही होगा। और दूसरा बढ़ता है लैंड, क्या नाम, जमींदारी सिस्टम जिसे बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो ब्रिटिशर्स लाए थे। तो क्या किया अंग्रेजों ने इंडिया के एग्रीकल्चर से? तो पहला पढ़ते हैं, अंग्रेजों ने इंडिया के एग्रीकल्चर को स्टिग्नेंट कर दिया, यानी रोक दिया, उसकी ग्रोथ को रोक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ना ही कोई लैंड का एक्सपेंशन हुआ, मतलब खेती बाड़ी को बढ़ाना या उसमें कोई टेक्नोलॉजी लाना, टेक्निकल चेंज करना, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। तो ये तो उन्होंने हमारी हालत करी। और रीजंस क्या है बैकवर्ड, मतलब पीछे जाने के लिए क्या रीजंस है इंडिया की एग्रीकल्चर के? तो जैसा बहुत रीजंस होते हैं, पर मैंने बताया दो मेन पे टीचर आजकल क्वेश्चन बना रहा है, उस पे आपको डिटेल काम करके जाना है इस चैप्टर में। तो पहला तो अंग्रेजों ने बहुत रेवेन्यू लेना शुरू कर दिया, रेवेन्यू इन द सेंस जमींदारों को लगा दिया, भाई तुम खेती करोगे तो हमें क्या देना है, इस पे रेंट देना है। रेंट पैसों में नहीं था, वो गेहूं चावल है उसको शेयर देना है, मोर देन 50% होता था। तो पहला रीजन एग्रीकल्चर डूबने का एक तो था कि जमींदारों का ज्यादा हमसे रेंट वसूलना, हमारे देश के लोग ही हमें लूट रहे थे, क्या करें बेचारे। उनको बोल दिया गया था अगर तुम इंडिया के लोगों से, यानी तुम जमींदार अगर नहीं ले पाओगे किसानों से तो तुम्हें तुम्हारे राइट से हटा दिया जाएगा, मतलब तुम अगली बार किसान हो। तो पाइप पिटने के से बचने के लिए उन्होंने निर्दयी काम किया, यानी एक्सप्लॉइट किया ही किया। दूसरा रीजन है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। क्लियर है ना? तो अंग्रेजों ने इंडिया के लोगों को टेक्नोलॉजी दी, यानी फार्मर्स को करना पड़ता है काम, सरकार ही होती है, हमारी सरकार ही थी यार, वो हमें चला रहे थे। और ना ही कोई इरिगेशन, मतलब सिंचाई का कोई साधन दिया कि कोई ट्यूबवेल्स कनेक्शन हो या नहर बना दी हो, कनाल्स बना दो, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया। यानी इंडिया मानसून पे निर्भर था। तो ये एग्रीकल्चर के पीछे जाने के रीजन थे। अगला, जबरदस्ती हमसे उन्होंने फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप उगाया। देखिए कैश क्रॉप क्या होता है, आज के जमाने में सारी चीज कैश क्रॉप हो सकती है, यानी जो उगे और आप बेच दो। उस जमाने में क्या होता था, इस रिसेंटली हमने कहानी पढ़ी है कि इंडिया के लोग गेहूं चावल उगाते थे कि खाएंगे और अपना मस्त रहेंगे, मतलब अपने परिवार में खुश है। क्लियर? उन्होंने बोला भाई गेहूं चावल की जगह, यानी फूड क्रॉप की जगह आप उगाओगे कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है? इसे रॉ मटेरियल, नील, कपास, ये सब तुम उगाओगे जो काम आएगा हमारे एज अ रॉ मटेरियल। जैसे आज के समय का सबसे बड़ा रॉ मटेरियल मुझे लगता है प्लास्टिक है, ठीक है। उस जमाने का सबसे बड़ा क्या था? नील, कपास, कॉटन। क्लियर है? ये चीज थी और यही उन्होंने हमसे जबरदस्ती उगवाई ताकि अपने देश में लेके जाके वहां के फाइनल गुड बनाए और हमारे जैसे देशों को जो उनके गुलाम थे किसी को बेच के पैसा कमाए। क्लियर है? अगला आता है लैंड फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू इनहेरिटेंस लॉ। ये कानून बड़ा इंपॉर्टेंट था, अंग्रेजों ने बनाया कि सारी जमीन के मालिक हम हैं और जो रेंट नहीं देता था उसकी जमीन के टुकड़े कर देते थे। टुकड़े को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? तो टुकड़े कर दिए गए जमीनों के, और वो टुकड़े जो है टुकड़े कर दिए, और जिसकी वजह से जो है किसानों के पास छोटी जमीन रह गई खेती करने के लिए। और ऑब्वियस सी बात है यार, छोटे लैंड पे मॉडर्न फार्मिंग नहीं हो सकती और इनकम वगैरह कम हो जाती है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया कि दो क्वेश्चन पे जरूर काम करके जाना है। एक तो आपके जमींदारी प्रथा क्या है, इसके बारे में आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है कि अंग्रेज जो है ऐसे रेंट लेते थे और जो है इतना रेंट लेते थे कि किसानों से दिया नहीं जाता था, और नहीं देंगे तो जमींदार अपने राइट से। तो ये लिखने को आएगा, अकेला की जमींदारी बताइए या अंग्रेजों ने जो सिस्टम बनाया था उसके बारे में बताइए। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। अगला, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब क्या कि हमें उनको फूड क्रॉप की जगह हमें कैश क्रॉप उगाया गया, जो मजबूर है इंडिया में, खाने की कमी हो गई। तो ये दो क्वेश्चन पे काम करना, बाकी अगर लिखने को आए तो फिर तो आप ये लिख ही देंगे कि ये रीजन थे जिससे इंडिया की इंडस्ट्रीज और सॉरी एग्रीकल्चर बैकवर्ड हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे सामने कि अंग्रेजों ने इंडिया की इंडस्ट्री को कैसे बर्बाद किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि तीन तरीके से इंडिया की तीन चीज होती है इकोनॉमी की बैकबोन माना जाए उस जमाने की। क्लियर है? तो पहला होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बर्बाद कर दिया, सबसे बड़ा मेन रीजन यही आया कि जमींदारों की वजह से। क्लियर? बाकी मोर रीजन होते हैं। क्लियर? तो ये पॉलिसीज उन्होंने अपनाई, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि पॉलिसीज कौन सी थी जिससे अंग्रेजों ने इंडिया की इकोनॉमी को हिला दिया। तो पॉलिसीज से हिलता है देश, ऐसे नहीं हिलता है। तो ये बात आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। अगला आपके सामने आता है कि अंग्रेजों ने इंडिया की इंडस्ट्री को कैसे डिक्लाइन किया। उस पॉलिसी का नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये पॉलिसी याद रखना, जहां भी वर्ड लग जाता है डीई, उसका मतलब होता है उस चीज को बर्बाद करने, उस चीज को बर्बाद करने को डी आगे लग जाता है। अब हम बोल दो इंडिया गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइज पॉलिसी बनाई, यानी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ सरकार करना चाहती है और ऐसी पॉलिसी बना दी जिससे इंडस्ट्री डूब रही है, तो इट्स कॉल्ड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अंग्रेजों ने इंडिया की इंडस्ट्रीज को कैसे बर्बाद किया हमें जानना है। तो लिखा है कि अंग्रेजों ने जो पॉलिसी अपनाई उससे हमारी ट्रेडिशनल यानी हैंडीक्राफ्ट, एक क्वेश्चन आएगा कि हैंडीक्राफ्ट कैसे इंडिया का बर्बाद किया, कौन सी इंडस्ट्री बर्बाद करी, तो इसी पॉलिसीज का नतीजा। तो हैंडीक्राफ्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि एक्सप्लेन डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हैंडीक्राफ्ट का उन्होंने बोल दिया कि हाथों से बनने वाली चीजें नहीं बेचो। उस जमाने में मशीन की चीजें कम, हाथों की ज्यादा बिकती थी और इंडिया बहुत फेमस था इस चीज में, बहुत ज्यादा फेमस था। तो ये बात प्यारे बच्चों आपको समझनी है
पेपर में आएगा कि हैंडीक्राफ्ट की जो हमारी इंडस्ट्री से किस पॉलिसी पर बात करें, तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है। अगला, मशीन का सामान सस्ता बनता था और मशीन का सामान ने हमारे हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट में बनाते थे तो वो टैरिफ लगाते थे कि तुम बनाओगे और बेचोगे तो टैक्स है, हम अपने देश में बना के तुम्हारे देश में आए तो हम पे टैक्स नहीं, जिससे भारत में बेरोजगारी बढ़ी। क्लियर है, बेरोजगारी बढ़ी और इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल खत्म हो गया। तो आपके पेपर में आए कि हैंडीक्राफ्ट कैसे खत्म हो गया, तो ये रीजन है। अगला, अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो गया। क्लियर है, रोज लिखा है गलत। और जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो है उन्होंने डेवलप नहीं होने दी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज उस जमाने की क्या होती है, जैसे स्टील हो गया, पेपर हो गया, ये उन्होंने लगने नहीं दी। यानी कुल मिला के इंडिया की इंडस्ट्रीज को उन्होंने डेवलप नहीं होने दिया। किस तरीके से डेवलप नहीं होने दिया, उस पॉलिसी का नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अंग्रेजों ने इंडिया की पॉलिसीज को डेवलप नहीं होने दिया। क्लियर है, और इंडस्ट्रीज ना डेवलप होने के पीछे रीजन डी इंडस्ट्री, और सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ा, हमारे हैंडीक्राफ्ट पे। तो ये बहुत बड़ा मेजर है। मैंने फिर बताया अगला कि किसी देश की तीसरी स्ट्रेंथ होती है उस देश का फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। एक देश की जान होती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इससे लास्ट ईयर बड़ा एमसीक्यू आया था, क्या आया था वो थोड़ा ध्यान रखना है। तो क्या लिखा है, इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, कॉटन, जूट, वूल, शुगर, ये एमसीक्यू में आ सकता है। और इंपोर्टर था फाइनल गुड का, क्योंकि हम, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो गुलाम थे तो उन्होंने सीधा रूल बनाया, भाई तुम रॉ मटेरियल वगैरह दोगे हमें और हम फाइनल गुड बना के तुम्हें बेचेंगे। ठीक है, अगला, सिर्फ इन्होंने बोला कि ट्रेड हमसे करना है और किसी से नहीं। तो मोर देन 50%, देखो लास्ट ईयर में कहता था मोर देन 50% इंडिया व्यापार करता था ब्रिटिशर्स से, यानी ब्रिटेन से। और इसके बाद अलाउड था हमें 3 देशों से काम करना, ईरान, क्लियर है, नेक्स्ट वन, इसके बाद चाइना और श्रीलंका। तो आपके पास ये एमसीक्यू आया था लास्ट ईयर कि 50% के अलावा इंडिया किसके साथ जो है काम कर सकता था। तो मैंने आपको बता दिया, ईरान, चाइना और श्रीलंका। क्लियर है, ये वर्ड याद रखना आपको। क्लियर, और ट्रेड को बढ़ाने के लिए उनका टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लगे, तो स्विस कनाल इन्होंने ओपन करी थी 1869 में। तो ये वाली तारीख भी आपको याद करनी है। ठीक है, क्या बेसिस क्या लेते थे आया। अगला, इस पे क्वेश्चन बनता है भाई, इसको रट के जाना है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, एक्सप्लेन ड्रेन ऑफ वेल्थ अंडर ब्रिटिश रूल। मैंने जो क्वेश्चन बताया ना कि इससे एक एक से क्वेश्चन बनता है, बड़ा रट के जाना है। जैसे मैंने अभी एग्रीकल्चर में आपको बताया कि जमींदारी सिस्टम और जो है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मेरी बुक और नोट्स में है, वो दोनों रट के जाने पॉइंट। सारा आया तो फिर तो कुछ भी लिख दोगे। क्लियर, दूसरा इंडस्ट्री बर्बाद करने, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी, हैंडीक्राफ्ट कैसे बर्बाद हो वो। और नेक्स्ट वन, अगर फॉरेन ट्रेड की बात करूं तो कुछ भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल। तो आप बताएंगे ब्रिटिशर ने हमारे इंडिया के फॉरेन ट्रेड को बर्बाद करने के लिए लीजर्स फेयर पॉलिसी अपनाई। इस पॉलिसी का नाम याद रखना, लीजर्स फेयर। लीजर्स फेयर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि अंग्रेजों ने बोला कि भाई देख सुन, तू सिर्फ रॉ मटेरियल देगा, हम फाइनल कर देंगे, बात खत्म, 100 बातों की बात। अगला, ड्रेन ऑफ वेल्थ बनता है कि अंग्रेजों ने इंडिया का पैसा, ड्रेन का मतलब अपने देश से दूसरे देश ले गए, यानी अपने देश ले गए। कैसे, क्लियर है ना, कोई नाला नाव तो नहीं था। उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी चीजों को बेचेंगे, गेहूं, चावल, तेल, इसको बेच दिया। और जो भी उससे पैसा आता था, इंडिया एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री था। तो पेपर में पूछा जाए कि इंडिया कौन सी कंट्री था ब्रिटिशर्स के टाइम में, तो एक्सपोर्ट सरप्लस, यानी एक्सपोर्ट सरप्लस मतलब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था, पैसा कमाते थे हम लोग। क्लियर, इंपोर्ट कम था। तो पेपर में एमसीक्यू के रूप में आएगा, इंडिया एक्सपोर्ट सरप्लस है, इंपोर्ट। और उस पैसे के मजे ब्रिटिशर्स ने लिए, क्या क्या, हमारे पैसों से उन्होंने लड़ाई लड़ी, हथियार लिए, ठीक है, अपने लोगों को सैलरी दी, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस किया। और इनविजिबल आइटम मतलब ऐसे सामान कुछ भी यार खरीद रहे हैं, झूमर खरीदे, उस जमाने की बिल्डिंग है देखो आज भी है, पुराना हमारा संसद भवन। तो इन्होंने जो भी दुनिया से आया हमारी चीजों के पैसे को बर्बाद किया, सैलरी ले गए, सब ले गए और मोच काटी। इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो इस क्वेश्चन पे भी आपको, यानी इस पॉइंट पे काम करने को आएगा और ये अकेला लिखने को आता है। क्लियर है, जो बोल रहा हूं पेपर में आएगा कंफर्म, इस पे आज काम करना आपको, 4 नंबर पक्के हैं, आगे जाने ही देने। तो एमसीक्यू क्या क्या बनेंगे, जैसे मैंने स्विस कनाल बताया आपको, बताया मैंने इसी के अंदर किस किस देश से हमें अलाउड था व्यापार करना। आपको मैंने ये भी बताया कि जो है इसके अंदर किस किस के साथ अलाउड के साथ हमारे साथ जो है सिंगल पॉइंट किससे आएगा। तो इन चीजों पे आपको बड़ा काम करके जाना है, ये बात हमेशा आप याद रखना, ठीक है, नहीं तो आपको टीचर जो है कहीं ना कहीं फांस लेगा इन चीजों पे। ठीक है, अब आते हैं आगे पे, नेक्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा मैजिकल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, कि अंग्रेजों ने इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, इकोनॉमी स्मूथ चलती है। फॉर एग्जांपल रोड, डैम, पुल, इससे क्या होता है, लाइट, रोड, हाईवे, इससे देश आसानी चलता है। तो इकोनॉमिक स्मूथली वर्क करती है, इसको ही जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर 2 टाइप का होता है बेटा, एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है सोशल। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे रोड, डैम, पुल वगैरह। सोशल का मतलब होता है स्कूल, अस्पताल। ठीक है, तो 2 तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो पहला कि अंग्रेजों ने रेलवे इंट्रोड्यूस करी, क्लियर है, पर अपने मतलब के लिए। ठीक है, मतलब अपना ही था उनका। ठीक है,
तो कच्चा माल, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, आर्मी को इधर से उधर भेजना, कच्चा माल बंदरगाह तक पहुंचाना। तो पहला रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अंग्रेजों ने इकोनॉमिक स्मूथली चले, इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और सिर्फ इकोनॉमी वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, सोशल वाले स्कूल अस्पताल उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया। तो अंग्रेजों ने इंडिया में ट्रेन चलाई, क्लियर है, तो अपने मतलब के लिए चलाई। अगला, अंग्रेजों ने रोड भी बनाई, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर मिलिट्री और रॉ मटेरियल को इधर से उधर ले जाने के लिए करी। यानी हमारा बेनिफिट कम था, इनका बेनिफिट ज्यादा था, क्लियर है। पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन की नेगलेक्ट, इसको तो इन्होंने बोल दिया बाहर में जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, तो इस पे इन्होंने कोई काम नहीं किया, क्लियर है। एयरवेज चलाया, बहुत महंगा था, पेपर में आया कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा महंगा था, उसमें तो एयरवेज था, एयर चलाया उन्होंने, वो क्या नाम, एयरलाइंस। नेक्स्ट वन, बंदरगाह बनाए, अपने मतलब के लिए बनाए। पोस्ट मतलब लेटर वगैरह इन्होंने ही करा डेवलप, पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपने बातें, मतलब कोई रूल कानून इधर से दूसरे स्टेट में अपने अधिकारियों को पहुंचाने के लिए इन्होंने इस चीज में इस्तेमाल किया। मेन इनका कंसर्न था रोड रेलवे पे, क्लियर है, ताकि सामान इधर से ज्यादा इंडिया से चीजें निकाल के पैसा कमाए, ये इनका मेन था। अगला क्वेश्चन आता है, क्या अंग्रेजों ने सोशल इंडिकेटर समाज के लिए कुछ किया? ये टोटली एमसीक्यू क्वेश्चन होता है बेटा, याद रखना, इसमें एमसीक्यू ही बनेगा, लिखने को नहीं आएगा। समाज के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? मैंने जैसा बताया कि अंग्रेजों समाज के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। खैर ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब समाज के लिए कुछ पढ़ते हैं, एमसीक्यू। तो पहला क्या था? बर्थ रेट और डेथ रेट हाई था। बर्थ रेट डेथ रेट हमेशा 1000 में नपता है, ये एमसीक्यू में आएगा। बर्थ रेट था 48 और डेथ रेट था 40, ये एक जैसा है, यानी देश में हेल्थ सर्विस नहीं थी, लोग ज्यादा बच्चे पैदा इसलिए कर रहे थे क्योंकि लोग जल्दी मर रहे थे, क्लियर है। तो एक गांव में मान लो 1000 लोग हैं, तो एक साल बाद वहां, एक साल वगैरह पे जाता है, 48 नए बच्चे पैदा हो गए, पर 40 लोग मर भी गए, बूढ़े बच्चे जवान कोई भी, तो एक जैसा था, एमसीक्यू में आएगा। हमारे लोग सबसे कम पढ़ाए अंग्रेजों ने, कितना? 16%। और कितने नहीं पढ़ाए? 84। तो कभी कभी उल्टा ही पूछ लेता कि कितने नहीं पढ़े हुए। महिलाएं सिर्फ 7% पढ़ी, तो 16 में 7 गए, तो कितने बचे? 9% सिर्फ मेल पढ़े लिखे बने अंग्रेजी राज। तो ये थोड़ा सा एमसीक्यू पे आपको काम करना है। लिखा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी पैदा होने के बाद जीने की दर, ये आज की बात नहीं हो रही है, 1947 15 अगस्त तक, यानी 14 अगस्त तक की बात समझ लो आप, ये तब तक की बात हो रही, तो 32 ईयर्स थी उस टाइम में। अगला, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब ऐसे बायो में अलग होता है, कोई मुझे चैलेंज मत करना, पर हमारे इसमें माना जाता है 0 से 1 साल। 0 से 1 साल से 1000 बच्चों में 218 मर जाते थे, 220 गलत है, सीआरटी में 218 ही आपको करके जाना। तो टोटली एमसीक्यू आएगा, टोटली एमसीक्यू आएगा। जैसा कि मेरा वीडियो का टाइटल है, मैंने आपको दिखाया कि हम वन शॉट कर रहे हैं, डिटेल वीडियो एक एक क्वेश्चन की कैसे लिखना है क्या, वो अलग है। अगर वो आपको चाहिए मेरा नंबर व्हाट्सएप करिए, मैं डिटेल वीडियो भेज दूंगा, इसके शॉर्ट नोट भी भेज दूंगा। ये वन शॉट, जब आपने चैप्टर पढ़ लिया तो आप समझ सकते हो, ओहो ऐसे ऐसे आएगा और यही चीजें। तो ये बात मैं पहले ही आपको जस्ट क्लियर करता हूँ, क्लियर। अगला पॉइंट आता है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स, क्लियर है। तो अंग्रेजों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों का क्या पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन रहा इंडिया के अंदर, तो पॉजिटिव बातें बतानी है आपको। कभी कभी टीचर उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंग्रेजों ने क्या किया, तो लिमिटेड चीजें की, जैसे मैंने आपको बताया, रेलवे डेवलप करी, बैंकिंग डेवलप किया, पोस्ट ऑफिस बनाए, मॉडर्न इंडस्ट्री लगाई, मना नहीं कर रहे, मॉडर्न इंडस्ट्री 1939 में लगाई, जब इनके ऊपर बना गई। मॉडर्न इंडस्ट्री मतलब जैसे लोहे की, स्टील की और पेपर की, ऐसी इंडस्ट्री लगा, मना नहीं है, पर लेट लगाई यार, क्लियर। रेल चलाई, अपने मतलब चलाई, बैंक्स बनाए, पहला बैंक इन्होंने बनाया भाई, ऑब्वियस बात है। पोस्टल सर्विस लगाई, क्लियर। स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने सिखाया भाई, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस आर्मी, नहीं तो राजाओं की चलती थी, मतलब वो वाला चलता था, राजा ही तय कर रहा है, कोर्ट पुलिस। भाई महात्मा गांधी पढ़ने गए, अफ्रीका में गए थे, सुनते ना क्या नाम, अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, सुभाष चंद्र बोस गए, तो ये स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने हमें दिया। मॉडर्न एजुकेशन भी हम बोलते हैं इन्होंने हमें दी, क्लियर है। तो ऐसे 4-5 आपको पॉइंट लिखने हैं कि ये अंग्रेजों ने हमें दिया है, क्लियर है। अगला, इंडस्ट्रीज लगाई पर वो स्लो, मतलब उसकी ग्रोथ नहीं करी, हम तो तारीफ ही कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर दिया है, इंडस्ट्रीज दी, हम बोल सकते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन दिया, रोड बनाई, क्लियर, अपने बैंकिंग सिस्टम उन्होंने लगाया। तो ये आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट दिखने हैं, नेगेटिव तो सारे ही हैं। कभी कभी टीचर उल्टा सवाल आपसे पूछ लेता है कि हुआ या नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन आता है जो पेपर में आ सकता है कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के अंग्रेजों के समय में इंडिया क्या बैकवर्ड हुई? देखो, बैकवर्ड होने के पीछे कुछ रीजंस होते हैं। अगर ये पॉइंट दिख रहे हैं तो यानी वो इकोनॉमी बैकवर्ड है और वो स्टैग्नेट है, मतलब उसमें कोई ग्रोथ नहीं है, वो पीछे जा रही है, क्लियर है। तो पहला क्या है? लो पर कैपिटा इनकम। यस, इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम बड़ी कम थी, लेस देन 1%। तो पेपर में एमसीक्यू आता है लेस देन 1% थी, क्लियर, पेपर में एमसीक्यू। और जीडीपी ग्रोथ लेस देन 2% थी अंग्रेजी राज में, लेस देन 2%, क्लियर है, ये एमसीक्यू में आएगा। गरीबी बहुत थी, जिस देश में ये पॉइंट लगते हैं वो समझ लेना बैकवर्ड और स्टैग्नेट है। बेरोजगारी थी, हम डिपेंड किस पे थे सबसे ज्यादा? एग्रीकल्चर, जो देश एग्रीकल्चर पे होता है बैकवर्ड ही होता है। अगला, इंडस्ट्री बिल्कुल पीक थी, लगने नहीं देते थे। कैपिटल गुड इंडस्ट्री जैसे स्टील सीमेंट की इंडस्ट्री उन्होंने लगने नहीं दी, बहुत लेट लगाई।
और इंफ्रास्ट्रक्चर समाज को लेके बिल्कुल नहीं था। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है वहीं उन्होंने बता सकते हैं रोड डैम वगैरह बनाए, मतलब बोल सकते हैं जहां इनका मतलब था। तो यानी ये अगर पॉइंट किसी देश में लगते तो वो बैकवर्ड और स्टेगनेंट है। तो इंडिया जब आजाद हुआ तो आपसे पूछ जाए हाउ इंडिया कॉल्ड अ बैकवर्ड और स्टेगनेंट इकोनॉमी, तो आपको ये पॉइंट लिख के आने हैं कि हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, नो हॉस्पिटल, नो स्कूल्स, क्लियर है, हाई पॉवर्टी, वीक ऑफ इंडस्ट्रियल बेस, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो ये आपको ऐसे पॉइंट्स लिख के आने। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना, इसके बाद चैप्टर एंड है। और ये हमारी शॉर्ट नोट है। पहला आया इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नेम। हमारे उस जमाने में बहुत इकोनॉमिक्स थे, सारे अच्छे थे, और अगर पेपर में एक वर्ड यूज किया जाए आपसे, उस वर्ड का नाम है इंस वर्ड ये रहा लगा गया 1 1 2 ड्यूरिंग द वेरी सिग्निफिकेंट। अगर ये वर्ड दिया एमसीक्यू में तो आपको टिक लगाना, वी क्या खत्म। एमसीक्यू आएगा, वेरी सिग्निफिकेंट देगा, टिक मारो। क्लियर। कौन सी पहली प्राइवेट कंपनी खुली? वो है टिस्को, टाटा ने खोली 1907 में। क्लियर है, जमशेदपुर में। अगला, पहली एयरलाइंस कौन सी थी? टाटा एयरलाइंस। उसकी तारीख कब थी? 1932। याद करना, एमसीक्यू में। ब्रिटिशर्स ने रेलवे इंट्रोड्यूस कब करी? 1850 में इंट्रोड्यूस, और चली कब? 1853 में। तो कहीं कहीं एमसीक्यू में लिखा होता रन, क्लियर, रेलवे, तो 1853 पे उस पर टिक मार देना। क्लियर। अगला, पहला रेल ब्रिज, ब्रिज बोला है, ब्रिज, रेल नहीं चले बोला, ब्रिज 1854। हमारे लिए तो उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी। क्लियर है, ये पेपर में मैंने अभी देखा है, उसमें आया था केवी के अंदर कि अंग्रेज इंडिया में लेने के आए थे, तो एक तरीके से कॉटन लेने आया, तो कॉटन की अलग अलग फॉर्म क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ। बंगाली तरफ मुस्लिम, दकाई मुस्लिम, मलमल। तो एक बार पेपर में एमसीक्यू लिखा होता कि मलमल किसकी फॉर्म है, तो नीचे बहुत सारे ऑप्शन थे, जूट वगैरह, तो आप कॉटन पे टिक मारो। मलमल, मुस्लिम, दकाई मुस्लिम, ऐसा नाम था, ये फॉर्म थी जो वो लेने आए थे। सुइस कनाल कब खोला? 1869 में। और खोलने के पीछे सबसे बड़े रीजंस, यानी सुइस कनाल एक क्या है, रास्ता बनाया गया दो पहाड़ों के बीच में। क्लियर है, आज भी ईरान में, और जो है उससे वो पैसे लेता है। क्लियर है, वहां से गुजरने के। और क्या एक रास्ता है जिससे टाइम ट्रेवल कम हो सकता है और कॉस्ट कम आती है, ये समझ लेना। तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता क्रोनोलॉजिकली आ जाए, मतलब आपको डेट वाइज लगाना पड़े, तो पूरी बुक पढ़ोगे तब समझ आएगा कि कुछ मान लो प्रोग्राम दे रखे, कुछ डेटें दे रखी हैं। तो ये था आपका चैप्टर 1 से जो आपको पढ़ना है, क्या करना और क्या नहीं करना है। तो ध्यान से देखना, कोई भी मुझसे कोई भी सवाल हो मेरे व्हाट्सएप डाल देना। 19 तक आपकी लड़ाई नहीं है पेपर की, मेरी भी है। तो थैंक यू, थैंक फॉर सपोर्ट। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।